हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज जो हम विजन आईएएस की करवाते हैं, और उसके हम टेस्ट 2 पे आ जाते हैं और टेस्ट 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसके अलावा जिसको भी इसकी नीड हो तो अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर देना, ताकि वो भी अगर विजन के टेस्ट करते हैं तो उनका भी कुछ फायदा हो सके। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो को यूज कैसे करना है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, केवल आपको इसको एज अ पैसिव कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करना है। वीडियो को कैसे करना है, एक्टिव पार्टिसिपेंट बनना है इसमें। कैसे? जैसे भी आपको जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो उस फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है, अपना आंसर लगाना है, और उसके बाद आपको अपना आंसर देखना है, और ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट में पहुंच जाना है। जितने भी आपके 50 में से मार्क्स हो वो सारे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरे ख्याल से जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सारी आप फॉलो करोगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्ल्ड रिचेस्ट मोनाजाइट। मोनाजाइट क्या है? एक सैंड है। मोनाजाइट फ्रॉम विच थोरियम इज ऑब्टेन्ड। और मोनाजाइट से क्या ऑब्टेन होता है? थोरियम ऑब्टेन होता है। डिपॉजिट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन बोल रहे हैं कि मोनाजाइट के डिपॉजिट्स कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में। तो बहुत फेमस है मोनाजाइट सैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं कहाँ पे? केरला में। कहाँ पे पाए जाते हैं इसके डिपॉजिट्स? केरला के कोस्टल रीजन्स में। केरला के भी कहाँ पे? कोस्टल रीजन्स में मेनली इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से आपने बड़े अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा। केरला के कोस्टल रीजन्स में इसके डिपॉजिट पाए जाते हैं। वर्ल्ड के मोनाजाइट रिजर्व्स के अप्रोक्स 15% जो मतलब मोनाजाइट रिजर्व्स हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। कितने? अप्रोक्स कितने? 15% ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स। 15% ऑफ वर्ल्ड मोनाजाइट रिजर्व जो भी हैं वर्ल्ड के, वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये तो है। थोरियम रेयर अर्थ एलिमेंट भी इससे निकलते हैं मोनाजाइट सैंड से। और क्या क्या चीज़ें निकलती है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इससे निकलते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि केवल और केवल थोरियम में निकलता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इसके उससे निकलते हैं। ठीक है, अदर कंट्रीज जहाँ पे मोनाजाइट डिपॉजिट पाए जाते हैं साउदर्न साइड में, जैसे कि साउथ साइड में जो होंगे ना, इक्वेटर से नीचे वाली कंट्री, जैसे कि ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मलेशिया, वियतनाम एंड साउथ अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ पे मेनली क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे भी मोनाजाइट के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मोनाजाइट के डिपॉजिट पाए जाते हैं। इंडिया में हमने बता दिया, वहाँ पे भी साउथ में है। केरला रीजन्स के कोस्टल रीजन्स में मेनली इसके डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। देखो, जो ये सैंड होती है ना, मतलब इसमें क्या होते हैं, अभी मैंने बताया रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि लेंथेनम हो गया, सीरियम हो गया। ठीक है, आपने सुने भी होंगे इनके नाम, लेंथेनम, सीरियम, ठीक है, नियोडाइनियम जो भी, जिससे भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इस सैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, इसलिए इस सैंड को एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंडर किस सब्सटेंस के अंडर रखा गया है? इसको रखा गया है किसके अंडर? प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस के अंदर। किसके अंडर? प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंसेस के अंदर इसको रखा गया है। किस एक्ट में? एटॉमिक एनर्जी एक्ट में। किसमें? एटॉमिक एनर्जी एक्ट में इसको प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के अंडर रखा गया है। और प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के अंडर अगर रखा गया है तो क्यों, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है प्रिस्क्राइब्ड सब्सटेंस के अंडर रखने की? तो ये है कि इसमें एक आपने एजेंसी का नाम सुना होगा, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड का नाम सुना होगा। केवल और केवल यही परमिशन दे सकती है, कुछ भी अगर प्रोड्यूस करना है, प्रोसेसिंग करनी है, रेगुलेशन करना है, एक्सपोर्ट करना है, अगर ना मोनाजाइट सैंड का कुछ भी करना है तो ये परमिशन देगी। कौन सी? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ठीक है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ये परमिशन देगी। ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है? तो आपको पता ही होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। ये वोली ओन्ड गवर्नमेंट, मतलब वोली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेनली टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर है। मैंने बता दिया, अगर प्रिस्क्राइब सब्सटेंसेस जो भी होते हैं उनका परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया है कि भाई मतलब किसको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, अगर हम इसका एक्सपोर्ट भी करना है तो हमें क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो लाइसेंस रिक्वायर्ड है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, और थोरियम को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? मेनली थोरियम का यूज़ जो किया जाता है वो किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। कहाँ पे? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में किया जाता है। अगर बात करें क्या थोरियम के बारे में आ जाए, क्या ये अपने आप में ही क्या फिसाइल सब्सटेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये अपने आप में फिसाइल सब्सटेंस नहीं है। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूरेनियम 233 में। किसमें? यूरेनियम 233 में इसको चेंज करना पड़ता है, तब इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें
हैं हमारी किसके बारे में, मोनाजाइट सैंड्स के बारे में, थोरियम के बारे में, कहाँ कहाँ मिलता है उसके बारे में, ठीक है। और ये जो ऊपर चीज़ें दी गई ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैद सीजन के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जैद सीजन। जैद सीजन के हमें क्या बताने, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सबसे पहले है इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन बिगनिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप्स। बोल रहे हैं कि रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग के बाद मेनली ये स्टार्ट होता है, बिल्कुल भाई ये स्टार्ट होता है। सेकंड है सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस सीजन आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, बिल्कुल ये होती हैं। फिर थर्ड है दिस टाइप ऑफ डिस्टिंक्शन इन क्रॉपिंग सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री, बिल्कुल वहाँ पे कोस्टल होता है और मतलब इतने डिफरेंस नहीं पाया जाता सीजन्स में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो जैद सीजन के बारे में तो जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं हमारी सारी ही करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ठीक है। और जो भी जैद सीजन में क्रॉप्स होती हैं उनको क्या चाहिए, वार्म ड्राई वेदर चाहिए। कैसा वेदर चाहिए उनको, वार्म ड्राई वेदर चाहिए। कैसा चाहिए, वार्म ड्राई वेदर चाहिए और लॉन्गर डे लेंथ चाहिए फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। फ्लावरिंग के लिए हमें कौन सी लेंथ चाहिए, फ्लावरिंग के लिए हमें चाहिए लॉन्गर डे लेंथ, ठीक है। क्या चाहिए हमें, लॉन्गर डे लेंथ, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर कभी भी आ जाए तो ये एक और चीज़ ध्यान रखना कि इनको लॉन्गर डे लेंथ चाहिए, वार्म ड्राई वेदर चाहिए, ठीक है। मेनली कब से कब तक, मार्च से लेके जून के बीच में मेनली ये जो क्रॉप्स हैं जैद वाली ये उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉपुलेशन के फेजेस के बारे में। देखो भाई ये क्वेश्चन गलत हो गया ना, फिर आप क्या ही बोलूँ मैं आपको, सही होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है डिकेड्स 1901 से 21 के को पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ। तो आप सभी ने सुना होगा ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है, बिल्कुल सही दे रखी है, स्टैग्नेंट ग्रोथ या फिर दूसरे किस नाम से जाना जाता है, स्टेशनरी ग्रोथ, ठीक है, स्टेशनरी ग्रोथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकंड बोले 1921 से 51 के पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ईयर बोला जाता है। आप सभी को पता होगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हुआ था, हमारे देश की आज़ादी के बाद हुआ था, मतलब 1951 से 81 के टाइम पीरियड को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम माना जाता है। और जो 21 से 51 है इसको माना जाता है कि स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। यहाँ पे कैसी हुई है, यहाँ पे हुई है स्टीडी पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, गलत होगी, कि मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो गलत दे रखी है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी है। हमें बतानी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारी केवल फर्स्ट स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। फेजेस ऑफ पॉपुलेशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरी आपको पता चल गया कि भाई स्टेशनरी ग्रोथ कब चल रही थी, स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ कब चल रही थी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड कौन सा था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या बोलता है, हमें बताना है केल्लाडी साइट के बारे में। एंशियंट साइट है केल्लाडी, उसके बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि ये अर्बन सिविलाइजेशन साइट है जो संगम एरा को डिनोट करती है तमिलनाडु में। बिल्कुल अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्सकेवेशन चल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे मटेरियल भी मिले हैं, तमिलनाडु में ये साइट है, ठीक है। तो वहाँ पे संगम एरा के कुछ ऐसा लग रहा है कि वो संगम एरा के वहाँ पे टाइम पीरियड है। ये वैगई रिवर के अलोंग लोकेटेड है। बिल्कुल देखो ऐसी चीज़ें ध्यान रख लिया करो, ठीक है, कि ये केल्लाडी साइट अभी रिसेंट यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहे हैं, न्यूज़ में है, तो ये किस रिवर के अलोंग लोकेटेड है, वैगई रिवर के अलोंग लोकेटेड है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, ड्राई लैंड फार्मिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले है इट इज़ लार्जली कन्फाइंड टू रीजन्स हैविंग एन एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 100 सेंटीमीटर। देखो जहाँ पे भी ड्राई लैंड फार्मिंग होती है वहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, 75 सेंटीमीटर से नीचे की बारिश होती है। वहाँ पे कितनी बारिश होती है, 75% से नीचे की सेंटीमीटर से नीचे की बारिश होती है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड है दीज रीजन्स ग्रो हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप सच एज रागी बाजरा। आप देखो ड्राई लैंड फार्मिंग होगी वहाँ पे जैसी क्रॉप्स में कम पानी लगेगा वैसे ही उगाएंगे, जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ग्वार, बिल्कुल ये वाली क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सॉरी नहीं, हाँ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो केवल और केवल सेकंड ही स्टेटमेंट है, ठीक है। आपने सुना होगा दो टाइप की फार्मिंग होती है, आपने उसके नाम सुने ना फार्मिंग के, एक होती है रेनफेड फार्मिंग और दूसरी होती है आपने सुनी होगी इरिगेटेड फार्मिंग। इरिगेशन के तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन रेनफेड फार्मिंग में भी दो तरीके आते हैं। रेनफेड फार्मिंग के दो टाइप्स बढ़ जाते हैं, एक होती है ड्राई लैंड फार्मिंग और एक होती है हमारी वेट लैंड फार्मिंग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी हमने कौन सी की है, ड्राई लैंड फार्मिंग की है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ड्राई लैंड फार्मिंग में 75 सेंटीमीटर से कम की बारिश होनी चाहिए और ये किसके बेसिस पे, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है मॉइस्चर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ
मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट टू 2023 के बारे में बताना है। किसके बारे में? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के बारे में। तो सबसे पहले है हमारा कि सबसे पहले ये कम्युनिटी साइंस प्रोजेक्ट है जो हर 4 साल में हो रहा है। ये बोल रहे हैं हर 4 साल में होता है, तो याद रखना ये हर साल होता है, हर 4 साल में नहीं, ये हर साल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? बिल्कुल गलत होगी कि हर 4 साल में, तो है हर साल में होता था, हर साल में होता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1998 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसको करवाता कौन है? 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके करवाती हैं, एक तो कॉर्नेल लैब ऑर्निथोलॉजी, एक तो है कॉर्नेल लैब ऑर्निथोलॉजी, एक है नेशनल ओडोबन सोसाइटी, ठीक है, एक है नेशनल ओडोबन सोसाइटी और एक है कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ये मिलके इसको करवाती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मिड फरवरी के आसपास ये होता है, हर साल होता है, ठीक है। और 2013 में, याद रखना एक और चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में, 2013 में ये ग्लोबल हो गया था। पहले तो हो ही रहा है हर जगह, लेकिन 2030 में ग्लोबल हो गया था क्योंकि इसने अपना सारा डेटा कहाँ डाल दिया था? ई बर्ड पे। ई बर्ड क्या है? ऑनलाइन डेटाबेस इकट्ठा करता है जो भी बर्ड्स वगैरह होते हैं उनका, ठीक है। ये ई बर्ड कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है CLO एंड NAS, इन्होंने ही स्टार्ट किया था ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। अभी मैंने बता दिया कब स्टार्ट हुआ था, ग्लोबल कब हुआ था? 2013 में। क्यों हुआ था? क्योंकि ई बर्ड पे इन्होंने अपना डेटा डाल दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं बर्ड काउंट इंडिया ऑर्गेनाइजेज द GBCC इन इंडिया। बोल रहे हैं बर्ड काउंट इंडिया, अगर इंडिया में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करती है तो वो है बर्ड काउंट इंडिया। तो आप सभी को बताना चाहिए बिल्कुल भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि बर्ड काउंट इंडिया जो है वो इंडिया में ये करती है। ये क्या है? इंडिया में, याद रखना ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल नहीं है। याद रखना ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिसमें ग्रुप्स वगैरह मिलकर काम करते हैं ताकि जो कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है ना बर्ड पॉपुलेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, वो चीज़ है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड बोल रहे हैं इंडिया ने रिकॉर्ड किए हैं वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज। तो ये स्टेटमेंट क्या है? याद रखना बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि इंडिया ने वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट बर्ड स्पीसीज इस सर्वे में वो किए हैं, क्या नाम लेते हैं, मतलब वो किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। और उसमें भी अगर चलो इंडिया के 3rd हाईएस्ट है, इंडिया में हाईएस्ट किसके हैं? तो याद रखना इंडिया में हाईएस्ट सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में देखे गए हैं बर्ड काउंट, फिर है अरुणाचल में, और उसके बाद है असम में, और उसके बाद है कर्नाटका में, ठीक है। आजकल भाई कैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं पता नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में मिले हैं, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद अरुणाचल में, उसके बाद असम में, उसके बाद कर्नाटका में, ठीक है। और एक और चीज़ है इसमें, एक तो है कितने नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी स्पॉट हुई, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज, ये तो नंबर ऑफ स्पीसीज की बात होगी। एक है चेकलिस्ट। अगर हम चेकलिस्ट की बात करें ना, कि मतलब नंबर ऑफ चेकलिस्ट जो हमने सबमिट की थी उसमें इंडिया सेकंड था चेकलिस्ट सबमिट करने में, ठीक है। चेकलिस्ट सबमिट करने में इंडिया सेकंड था, और सबसे ज़्यादा कौन था? USA, ठीक है। सबसे ज़्यादा चेकलिस्ट थी USA की, सेकंड में थी इंडिया की, और इंडिया में भी सबसे हाईएस्ट चेकलिस्ट कहाँ की थी? केरला की, ठीक है। एक किसकी थी? केरला की। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर चेकलिस्ट पूछे तो अलग आंसर होंगे आपके, और अगर आपसे पूछे क्या नाम लेते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में जो मिली हैं, तो उसका आंसर आपका क्या होगा? थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 6 शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? बोल रहे हैं कि नीचे पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हाउ मैनी ऑफ द फैक्टर्स गिवन अबो हैव पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फिशिंग एक्टिविटी इन जापान। बोल रहे हैं कौन से फैक्टर जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं फिशिंग एक्टिविटी को जापान में प्रमोट करने के लिए। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि रिलीजियस बिलीफ भी प्रमोट करते हैं, इंडेंटेड कोस्टलाइन भी प्रमोट करती है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी प्रमोट करता है, और क्रोशियो और ओयोशियो करंट भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी को प्रमोट करती हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है? D, ठीक है। 2 चीज़ और ध्यान रखना, जापान में 2 फेमस फिशिंग पोर्ट्स हैं, काफ़ी फेमस रहते हैं वो, जिनका नाम हमेशा आता रहता है। वो है, एक तो है हाकोडाटे, ठीक है। हाकोडाटे क्या है? एक पोर्ट का नाम है, जापान के पोर्ट का, फिशिंग पोर्ट है ये, ठीक है। एक है कुशिरो, ये 2 पोर्ट हैं, याद रखना। ये क्या है? फिशिंग पोर्ट्स हैं, ठीक है। फिशिंग पोर्ट्स हैं जापान के, फिशिंग पोर्ट्स ऑफ जापान,
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये कुछ फेमस फिशिंग पोर्ट्स हैं जापान के, हाकोदाटे और कुशिरो, ठीक है, जो कई बार न्यूज़पेपर में भी आते हैं, तो इनको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें बताना है होयसालेश्वर टेम्पल के बारे में, होयसालेश्वर टेम्पल ऑफ हाइलेबिड के बारे में, होयसालेश्वर टेम्पल ऑफ हाइलेबिड के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट कंटेन्स इमेजेस विद थीम्स ड्रोन फ्रॉम जैनिज्म एंड शैविज्म, बोल रहे हैं जैनिज्म और शैविज्म से यहाँ पे थीम्स ड्रॉ किए गए हैं, बिल्कुल वही किए गए हैं। सेकंड बोल रहे हैं यहाँ पे ट्विन टेम्पल है जो डेडिकेट किया है, एक तो होयसालेश्वर को और एक स्थालेश्वर को, बिल्कुल। जो होयसालेश्वर है उसमें मैस्कुलिन एस्पेक्ट है और जो स्थालेश्वर है उसमें फेमिनाइन एस्पेक्ट है, बिल्कुल वही। थर्ड है रिसेंटली इंडिया ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसको नॉमिनेट किया है, बिल्कुल भाई, अभी रिसेंटली इंडिया ने इसको नॉमिनेट किया है। टेम्पल किसने बनाया था? 12th सेंचुरी में बनाया था। किस 12th सेंचुरी का हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, तो पता चल गया होगा। कहाँ पे? हाइलेबिड, कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पे है? कर्नाटका में। इसको स्पॉन्सर किसने किया था? विष्णुवर्धन ने इसको स्पॉन्सर किया था। टेंटेटिव लिस्ट में तो ये 2014 से था, लेकिन अभी नॉमिनेट इसको कर लिया गया है, ठीक है। देखो, अगर हम होयसालेश्वर की बात करें ना, 2 टेम्पल वहाँ पे और भी फेमस है। ये तो हमारा हाइलेबिड वाला हो गया। एक होयसाला टेम्पल बेलूर का फेमस है और एक होयसाला टेम्पल हमारा सोमनाथपुरा का फेमस है। किसका? सोमनाथपुरा का फेमस है, ठीक है। जो बेलूर में टेम्पल है वो है चिन्नाकेश्वर टेम्पल, आपने सुना होगा चिन्नाकेश्वर टेम्पल, ठीक है। बस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। चिन्नाकेश्वर टेम्पल आपने सुना होगा, ये 1268 AD में बना था, मतलब उसी टाइम से भी बना था ये, मतलब 13th सेंचुरी मान लो इसको। वो 12th में बन गया। कौन सा? हाइलेबिड वाला, ये थोड़ा बाद में मिला, चिन्नाकेश्वर टेम्पल, ठीक है। ये नरसिम्हन III के टाइम पे बना था। किसके टाइम पे? मैंने उसमें बना था विष्णुवर्धन, ये नरसिम्हन III के टाइम पे बना था। और क्या नाम लेते हैं? यागाची रिवर के बेस उस पे है ये चिन्नाकेश्वर टेम्पल के अलोंग कौन सी रिवर? यागाची रिवर, बहुत फेमस है, याद रखना, ठीक है। तो और एक हाइलेबिड में सोमनाथपुरा का टेम्पल है। ये जो सोमनाथपुरा का टेम्पल है, ये इसको केशवर टेम्पल भी बोलते हैं, इसको केशवर टेम्पल भी बोलते हैं। और ये किस रिवर के बेस पे है? कावेरी रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है। ये विष्णुवर्धन ने ही मेनली बनवाया था, विष्णुवर्धन ने ही मेनली बनवाया था। तो ये 2 टेम्पल और याद रखना। और है ना, एक और चीज़ मेरे को बताना यार, मेरे को ऐसा लग रहा है, मतलब ये अपोजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे को जितना याद आ रहा है ना, बेलूर में चिन्नाकेश्वर टेम्पल भी है। ये जो सोमनाथपुरा, मेरे को ये बताना कमेंट बॉक्स में, क्या मैंने ये अपोजिट तो नहीं बता दिए हैं दोनों जगहों पे? क्या ये अपोजिट तो नहीं है? मेरे ख्याल से तो मैंने सही बताया, लेकिन शायद ये अपोजिट भी हो सकते हैं कि बेलूर में हो केशवर टेम्पल और सोमनाथपुरा में हो चिन्नाकेश्वर टेम्पल। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या ये जो मैंने बताया है सही बताया है, ठीक है। अगर सही बताया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और अभी इसको जाके सर्च करो कि यहाँ पे कौन कौन से टेम्पल है, क्या चिन्नाकेश्वर टेम्पल बेलूर में ही है, ठीक है। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है आज का कि क्या ये मैंने आपको सही बताया है। अगर नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में देख लेना, जिसका भी सही होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगी जिसने सही लगाया होगा, ठीक है। तो कमेंट में इसका आंसर अच्छे से देखना मत भूलना, और नहीं तो आप एक बार सर्च भी कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि जो हमसे पूछा था उसके बारे में तो सारी स्टेटमेंट्स क्या है हमारी करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। आ जाते हैं अपने किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? बोल रहे हैं कि अडोलोसेंट पॉपुलेशन के बारे में, जो 2011 सेंसस था उसके बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि अडोलोसेंट अप्रोक्सीमेटली 1/5 बनाते हैं टोटल पॉपुलेशन का कंट्री में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहे हैं, 1/5 बनाते हैं। अप्रोक्स 20.9% जो पॉपुलेशन है ना वो अडोलोसेंट की है। मतलब जो 10 से लेकर 19 ईयर्स के बीच में जो बच्चे हैं ना उसको बोलते हैं एडोलोसेंट्स। सेकेंड, यदि नंबर ऑफ मेल एडोलोसेंट इज हायर देन दैट ऑफ फीमेल एडोलोसेंट्स। आप सभी को पता है भाई, मेल तो ज़्यादा है। कितने हैं? अगर उस एज ग्रुप 2011 सेंसस के उस एज की बात करो, 52.7% तो मेल हैं और 47.3 फीमेल है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये मेल ज़्यादा है, बिल्कुल भाई मेल ज़्यादा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कोई अरे यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? 3 स्टेटमेंट्स हमसे हमें दे रखे हैं। 3 स्टेटमेंट में क्या क्या है? सबसे पहले मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग बोल रहे हैं कि ये हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ वर्ल्ड में पाई जाते हैं, बिल्कुल। और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? इसमें हम एग्रीकल्चर भी करते हैं और साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर प्लस एनिमल हस्बेंड्री साथ में होती है। सेकेंड है दिस सिस्टम इन विच द फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। बिल्कुल बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, जिसमें वेजिटेबल जहाँ पे उगाई जाती है ना जिस सिस्टम में, उसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग, बिल्कुल सही है।
कोलकोज मॉडल ऑफ फार्मिंग में बोल रहे हैं इंडिविजुअल फार्मिंग स्मॉल प्लॉट्स को लेते हैं ताकि अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि कोलकोज सिस्टम चला है तो मेनली रशिया से, ठीक है। इसमें सारे फार्मर्स क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पुल कर लेते हैं, अपनी लेबर को पुल कर लेते हैं, लाइफ स्टॉक को पुल कर लेते हैं और फिर कुछ कुछ अपने छोटे मोटे पार्ट बांट लेते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोलकोज मॉडल ऑफ फार्मिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाता है, शायद आपको दिख रहा होगा, ये इसका आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, वर्ल्ड में वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। सबसे पहले बोल रहे हैं मेडिटेरेनियन रीजन में मेनली शॉर्ट ट्रीज होते हैं और स्कैंटी लीव्स होते हैं। कहाँ पे, मेडिटेरेनियन की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है कि भाई मेडिटेरेनियन में मेनली शॉर्ट ट्रीज होते हैं, मतलब स्कैंटी लीव्स होते हैं। बोले सवाना में सेल्वास होते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रीज होते हैं अलोंग विद ग्रासेस। तो याद रखना सेल्वास मेनली डेंस फॉरेस्ट को बोला जाता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं ना, उसको सेल्वास बोला जाता है। अमेजन फॉरेस्ट में के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, अमेजन फॉरेस्ट के लिए, जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं ना अमेजन फॉरेस्ट, उनके लिए। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि सवाना वेजिटेशन को मेनली सेल्वास बोला जाता है। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। सवाना को मेनली बोला जाता है पार्कलैंड या बुश वेल्ड्स बोला जाता है। आपने नाम सुना होगा पार्कलैंड, ठीक है, पार्कलैंड या फिर बुश वेल्ड्स, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। तो ये मेनली बोला जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड, ट्रांजिशन ऑफ स्टेपीज वेजिटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ट्रीज टुवर्ड्स द पोल्स एंड शॉर्टर ग्रास टुवर्ड्स द इक्वेटर। आप सभी को पता होगा ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है कि भाई स्टेपीज वेजिटेशन मेनली किससे कैरेक्टराइज्ड है, वहाँ पे पोल्स के टुवर्ड्स तो ट्रीज होते हैं और इक्वेटर के टुवर्ड्स क्या होती है, शॉर्टर ग्रास होती है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पहली स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हमारा क्या, बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या है, बी है, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है पेट्रोलियम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वर्ल्ड में पेट्रोलियम के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। सबसे पहले है क्रूड पेट्रोलियम जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है टर्शरी पेड़ की। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट ये हमें दे रखी है। क्यों? क्योंकि जो क्रूड पेट्रोलियम मतलब जहाँ पे भी फॉसिल्स डिपॉजिट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं, ना कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो क्रूड पेट्रोलियम कहाँ पे होता है, मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, ना कि इसमें क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं होता। सेकंड है 90% जो वर्ल्ड के प्रूवन ऑयल रिजर्व बोल रहे हैं वो मिडल ईस्ट में है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या गलत दे रखी है, गलत दे रखी है। 90% नहीं, आप बोल सकते हो 50% से ज़्यादा मिडल ईस्ट में है, ठीक है। 50% से ज़्यादा आप मिडल ईस्ट में बोल सकते हो, तो 90% से ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। बताना क्या है करेक्ट, भाई करेक्ट तो ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, ठीक है। चलो हमने देख लिया कि भाई मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मतलब हमारे ऑयल डिपॉजिट हैं। उसके अलावा हमारे ऑयल डिपॉजिट्स कहाँ पे हैं, आप सभी को पता होगा। मिडल ईस्ट के बाद आपने कनाडा का नाम सुना होगा, यूएसए में भी हैं, लैटिन अमेरिका में भी हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मेनली मतलब ऑयल के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, ध्यान रखना दो चीज़ों के बारे में। क्या क्या दो तीन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो मतलब अगर वर्ल्ड में जितने भी पेट्रोलियम फील्ड्स हैं उनकी बात की जाए, मेनली जो पेट्रोलियम फील्ड्स हैं ना वर्ल्ड में वो क्या है, स्मॉल है। लेकिन कुछ लार्ज भी हैं, कुछ पेट्रोलियम फील्ड बहुत बड़े बड़े भी हैं। और उन दो बड़े बड़े फील्ड को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया गया। वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं, एक तो होते हैं सुपर जिएंट्स, एक होते हैं सुपर जिएंट्स, एक होते हैं वर्ल्ड क्लास जिएंट्स, एक होते हैं वर्ल्ड क्लास जिएंट्स। सुपर जिएंट्स क्या होते हैं, सुपर जिएंट्स होते हैं जहाँ पे 5 बिलियन बैरल से भी ज़्यादा, 5 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा बैरल के रिकवरेबल ऑयल होता है। कितना, 5 बिलियन बैरल,
5 बिलियन बैरल से ज़्यादा, 5 बिलियन बैरल या उससे ज़्यादा जहाँ पे रिकवरेबल ऑयल होता है उसको बोलते हैं सुपर जिएंट जो पेट्रोलियम फील्ड्स। दूसरे होते हैं वर्ल्ड क्लास जिएंट, जहाँ पे 500 मिलियन से लेके 5 बिलियन तक, मतलब ये 5 बिलियन से ज़्यादा वाला है, 500 मिलियन से लेके 5 बिलियन बैरल तक के जहाँ पे रिकवरेबल ऑयल होता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास जिएंट, उसको बोलते हैं वर्ल्ड क्लास जिएंट, याद रखना। और अगर सुपर जिएंट्स की बात करें ना तो वर्ल्ड वाइड 40 से भी कम सुपर जिएंट फील्ड्स हैं। कितने? 40 से भी कम है, ठीक है, अप्रोक्स 40 हैं, लेस देन 40 मानो, ठीक है। और उस 40 में से भी जो 2/3 है ना वो अगर आप बात करो अरेबियन और जो ये ईरानियन पेनिनसुला है यहाँ पे प्रेजेंट है, उन 40 में से भी जो 2/3 है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अरेबियन ईरानियन जो पेनिनसुला है वहाँ पे प्रेजेंट है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हैं हमारे कौन से? सुपर जिएंट फील्ड और वर्ल्ड क्लास जिएंट फील्ड, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, और ये चीज़ आ जाती है सुपर जिएंट फील्ड किसको बोलते हैं, वर्ल्ड क्लास जिएंट फील्ड किसको बोलते हैं। सुपर जिएंट फील्ड वर्ल्ड में कितने हैं? 40 से भी कम है, उसमें से भी 2/3 कहाँ पे हैं? यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक है। ध्यान रखना, जो मैंने पेट्रोलियम वाले में शायद आपको कोल का बता दिया ना, तो ये पेट्रोलियम का भी ध्यान रखना, ठीक है। पेट्रोलियम मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी बेल्ट है मेनली जहाँ पे मेनली पेट्रोलियम एंड ऑयल एंड गैस के रीजन्स है, ठीक है। ये है मेजर रीजन्स वर्ल्ड में जहाँ से मेनली ऑयल एंड गैस रीजन्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इनको, ये है मेजर रीजन्स। तो कंप्लीट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में पूछ रहा है? मार्केट गार्डनिंग के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहे हैं क्या स्टेटमेंट सही नहीं है मार्केट गार्डनिंग के बारे में, क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले है दे स्पेशलाइज्ड इन द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बोल रहे हैं कि मेनली जो मार्केट गार्डनिंग है वो स्पेशलाइज्ड होती है हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाने में, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रखी है, ये तो सही है, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड है इट इज़ सोरली फॉर अर्बन मार्केट, डन फॉर अर्बन मार्केट। बिल्कुल ये मेनली बेचने के लिए ही मार्केट गार्डनिंग की जाती है, मतलब गार्डनिंग करनी मार्केट के लिए या बेचने के लिए, ठीक है। थर्ड है इन सच एग्रीकल्चर फार्म्स आर लार्ज। तो याद रखना मार्केट गार्डनिंग के लिए जो फील्ड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है, वहाँ पे लार्ज नहीं होते, स्मॉल फील्ड्स होते हैं। और बोल रहे हैं पुअरली कनेक्टेड होते हैं अर्बन मार्केट से। नहीं, अर्बन मार्केट से बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, पुअरली कनेक्टेड नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? पूरी रॉन्ग है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी, क्योंकि पूछा क्या था, क्या चीज़ सही नहीं है। फिर फोर्थ इट इज़ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव। बिल्कुल भाई, स्मॉल फील्ड्स में आप ज़्यादा उगा रहे हो तो वो कैपिटल इंटेंसिव भी है और लेबर इंटेंसिव भी है, ये भी सही है, ठीक है। मेनली कहाँ पे की जाती है? जो डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप हो गया, नॉर्थ ईस्ट यूएसए हो गया, यहाँ पे मेनली की जाती है। मेडिटेरेनियन में हो गया, वहाँ पे मेनली मार्केट गार्डनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में हासिंडास किसको बोला जाता है। तो याद रखना ये किसको बोला जाता है? जो लार्ज फील्ड्स होते हैं ना, लार्ज फार्म होल्डिंग्स होती है, उनको बोला जाता है। नॉर्मली मेडिटेरेनियन में स्मॉल फील्ड्स होते हैं, ठीक है, अभी हमने देखा था नॉर्मली मेडिटेरेनियन में स्मॉल फार्म्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो लार्ज होल्डिंग्स पाई जाती हैं, लार्ज होल्डिंग्स पाई जाती है मेडिटेरेनियन रीजन में, उनको बोला जाता है हासिंडास। मेनली कहाँ पे पाई जाती है? स्पेन वाले रीजन में पाई जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हमें बताना है पोर्ट्स के बारे में। इंडिया में पोर्ट्स के बारे में बताना है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले कांडला पोर्ट, सबसे पहले हमारा कांडला पोर्ट कहाँ पे है हमारा? गुजरात में। आप सभी को पता होगा कांडला पोर्ट कहाँ पे? गुजरात में। विशाखापट्टनम आंध्रा में, ठीक है। मोरमागांव गोवा में, ठीक है। तुतीकोरिन हमारा कहाँ पे? तमिलनाडु में, ये सबसे नीचे है। और मंगलुरु कहाँ पे? कर्नाटका में। तो आपने एक चीज़ समझी होगी, तुतीकोरिन ये हमारा तमिलनाडु में है, साउथ में है, तो ये सबसे नीचे होगा, ठीक है। तो फोर्थ सबसे बाद में होगा, क्योंकि साउथ नॉर्थ से साउथ में लगाने तो फोर्थ सबसे लास्ट में होगा। तो एक ही स्टेटमेंट में फोर्थ सबसे लास्ट में है, तो उसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। आपको एक भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपने ये देख लिया कि सबसे साउथ में कौन सा है? तुतीकोरिन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्या? कंप्लीट, ठीक है। तो गाइज ये आपको दिख रहा होगा, ये हैं मेजर पोर्ट्स हमारे इंडिया के कौन कौन से, ठीक है। ये मेजर पोर्ट्स के नाम हैं, ये सारे हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, कांडला पोर्ट सबसे ऊपर है, तुतीकोरिन पोर्ट सबसे नीचे है, ये आपने देख लिया। मैंगलोर,
ठीक है, विशाखापट्टनम यहाँ पे है, मरमागांव यहाँ पे है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे कौन से पोर्ट हैं ये आप सारे देख लो, पोजीशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और 2-4 बार इनको देख लो, ठीक है। ये हैं मेजर पोर्ट्स हमारे इंडिया के, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ कुछ भी लगाना आ जाए आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें एक प्लेस को कंसिडर करना है और कोल फील्ड बताना है कि कौन सा सही मैच है, कौन सा गलत मैच है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है कि हमारा चाइना में बोले नॉर्थ एंटीलोप रोचिली। देखो तो याद रखना, नॉर्थ एंटीलोप जो रोचिली टाइप का जो ये कोल माइन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कोल फील्ड है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये यूएसए में लोकेटेड है। कहाँ पे, वर्ल्ड का बिगेस्ट कोल फील्ड है, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट है, यूएसए में लोकेटेड है, वर्ल्ड का बिगेस्ट है, इसलिए ये न्यूज़ में भी रहता है, ठीक है। तो याद रखना ये यूएसए का है, चाइना का नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है रूहर जर्मनी, आप सभी ने देखा होगा, बिल्कुल भाई रूहर जर्मनी में तो है कोल्ड फील्ड। ऑस्ट्रेलिया में है बोविन बेसिन, बिल्कुल बोविन बेसिन भी कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। फोर्थ है जापान, फुशुन। देखो ये फुशुन जो कोल फील्ड है ना, ये कहाँ पे, चाइना का कोल फील्ड है, ये कहाँ का है, फुशुन चाइना का कोल फील्ड है, ठीक है, याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है, याद रखना। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। और हमें क्या बतानी है, करेक्टली मैच्ड पेयर बतानी है। तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो हमारे करेक्टली मैच्ड है और फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो हमारे गलत दे रखे हैं। इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखना, शायद मैंने आपको, एक मिनट, सो गाइज शायद मैंने है क्या है, ठीक है। देखो ये फुशुन, ठीक है, आपने देखा था ये कहाँ पे है, चाइना में है, ठीक है। ये फुशुन चाइना में है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये कहाँ पे मेजर कोल्ड फील्ड्स, ये जो मैप है ये यहाँ का है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये शायद मेरे से गलती होगी वहाँ पे बताने में, ठीक है। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ ध्यान रख लेना, कौन कौन से कोल वगैरह कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो यही है सारे, एक बार इसमें अच्छे से पढ़ लेना कहाँ पे क्या क्या लिख रखा है, बस आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या बोलता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताना है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बेस्ट डेफिनेशन क्या है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बेस्ट डेफिनेशन क्या है, आप सारी स्टेटमेंट्स पढ़ो और उसमें से देखो भी कि भाई सबसे कौन सी है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो है इसके बारे में, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में। तो आपको पता चलेगा, एबिलिटी और रोल ऑफ नेचर और फिजिकल इन्वायरमेंट इन गाइडिंग और शेपिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब इन्वायरमेंट डिटरमाइन कर रहा है ह्यूमन के डेवलपमेंट के फ्यूचर को, ठीक है। तो ये है मतलब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, फुटलूज इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें नहीं वाली बतानी है, ठीक है। सबसे पहले है ये कंपोनेंट पार्ट्स पे डिपेंड होती हैं, भाई डिपेंड तो होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स पार्ट्स तो चाहिए हैं। लार्ज लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, लार्ज लेबर फोर्स को एम्प्लॉय नहीं करते, स्मॉल लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करते हैं, बस हमें ये देखनी थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तीसरा, रोड नेटवर्क इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इनकी एक्सेसिबिलिटी का बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट फैक्टर है और नॉन पोल्यूटिंग होती है, बिल्कुल जनरली नॉन पोल्यूटिंग होती हैं, ठीक है। तो नॉट करेक्ट बतानी थी, जो गलत है वो बतानी थी, तो बी हमारी गलत है फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीसी फ्लाई के बारे में बताना है। सीसी फ्लाई देख लेते हैं, बोल रहे हैं कि अगर ये काट लेती है तो ह्यूमंस के लिए फैटल होती है, बिल्कुल फैटल होती है, और ये केवल और केवल अफ्रीका में पाई जाती है, बिल्कुल अफ्रीका में पाई जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सीसी फ्लाई के बारे में करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। लार्ज बाइटिंग फ्लाई है, ये ब्लड सकिंग है, टिपिकली सब सारे अफ्रीका में पाई जाती है। कौन सी डिजीज करती है, आपने सुना होगा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज कर देती है, ये तो ह्यूमंस में कोज करती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें ये नगाना टाइप की जो बीमारी है उसी को मतलब एनिमल्स में नगाना बोलते हैं, नगाना, या फिर इसको बोल सकते हैं एनिमल ट्राइपेनोसोमियासिस, ठीक है। क्या है, एनिमल ट्राइपेनोसोमियासिस भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पैरासाइट होता है ट्राइपेनोसोमा, वो मेनली ये डिजीज़ उस पैरासाइट से कोज होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है एनिमल ट्राइपेनोसोमासिस भी बोलते हैं, नगाना भी बोलते हैं। तो कभी आ जाए, नगाना क्या है, एक बीमारी का नाम है जो सीसी फ्लाई से होती है एनिमल्स में, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो एनिमल्स को भी इफेक्ट कर सकती है, ह्यूमंस के लिए भी फैटल हो सकती है। कंसर्न क्यों है ये, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है,
ठीक है, कोई वैक्सीन नहीं है। और जो जो अभी मतलब ड्रग्स हैं वो भी लेस इफेक्टिव हैं, जैसे कि प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, प्रोफाइलैक्टिक ड्रग का यूज़ किया जाता है, लेकिन वो भी अभी इफेक्टिव नहीं है, इसमें उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहे हैं कि इंडिया की पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जो है ऑयल ट्रांसपोर्ट की, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट की थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही दे रखी है कि भाई ऑयल इंडिया ने हमारी इंडिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन को बनाया था, और वो कौन सी थी? नाहरकटिया से लेके बरौनी तक। ठीक है, कहाँ से? नाहरकटिया से लेके बरौनी तक। नाहरकटिया कहाँ पे है? असम में है। और बरौनी कहाँ पे है? ये बरौनी बिहार में है भाई। ठीक है, बरौनी कहाँ पे है? बिहार में है। तो एशिया की पहली थी ये, मतलब जो OIL ने बनाई थी नाहरकटिया से बरौनी में। फर्दर ये एक्सटेंड हो गई है कहाँ तक? कानपुर यूपी तक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर OIL की बात करें, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती है। और कब बनी थी? 1959 में बनी थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर है सेकंड, HVJ जो क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, वो मुंबई हाई को बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस से जोड़ती है जो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में होते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है भाई, जोड़ती है। ये किसने बनाई है? गेल ने बनाई है। किसने बनाई है? ये गेल ने बनाई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये कब बनी थी? 1984 में बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 20, दोनों ही स्टेटमेंट हमारी पाइपलाइन के बारे में सही दे रखे हैं, तो हमें बतानी है सही, मतलब सही स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसके बारे में? सी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? 21 डेफिनेशंस बतानी है। इक्विटी, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी की हमें क्या बतानी है? डेफिनेशंस बतानी है। ठीक है, डेफिनेशंस बतानी है। तो सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी, बिल्कुल उसको बोलते हैं इक्विटी। एम्पावरमेंट, टू हैव पावर ऑफ टू मेक चॉइसेस, बिल्कुल। सस्टेनेबिलिटी, कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी, आउटपुट, जितना इनपुट देते हैं उसका आउटपुट। सारी स्टेटमेंट करेक्ट दे रखी हैं। बतानी क्या? करेक्टली मैच। तो सारी करेक्टली मैच्ड है भाई, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। ठीक है, क्योंकि सारी करेक्टली मैच दे रखी हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या बोल रखे हैं? कौन सी सिटीज़ कौन सी कंट्री में पाई जाती है? मारियोपोल। मारियोपोल कहाँ पे है? आप सभी को पता है मारियोपोल कहाँ पे है? यूक्रेन में। इतने ज़्यादा आपने सुन लिया होगा, यूक्रेन वॉर जब चल रहा है। अडाना कहाँ पे है? अडाना आपने सुना होगा, ये न्यूज़ में आता रहता है, टर्की की जब न्यूज़ आती है तब आता है। ठीक है, तो अडाना सिटी कहाँ पे है? टर्की में है। रियाद, रियाद का तो आपने सुना होगा, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, तो ईरान में तो नहीं है, ये कहाँ पे? सऊदी अरेबिया की कैपिटल है ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और क्या बताना है? करेक्ट ही बतानी है, तो करेक्ट तो केवल फर्स्ट है। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी, कौन, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो ये भी देखा करो कि वहाँ पे कौन सी सिटी है, कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अडाना क्यों न्यूज़ में था? यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, इसलिए ये न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BRO के बारे में बताना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है, बोल रहे हैं कि 1962 इंडिया चाइना के बाद, मतलब इंडिया चाइना वॉर के बाद जो 1962 में हुआ था, उसके बाद ये बना था। तो आप सभी को पता होगी भाई ये कब बनी थी? 1960s में बनी थी। 1960 में ये बन गई थी, 1962 में नहीं। कब बनी गई थी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? 1960 में बन गई थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर है ये। सेकंड है, अटल टनल विच कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति वैली थ्रू आउट द ईयर वॉज बिल्ड बाई BRO। बोल रहे हैं कि ये जो बनाई है, ये किसने बनाई है? BRO ने बनाई है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अटल टनल इन्होंने ही बनाया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो भाई बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ब्रिजेस भी बनाए हैं, जैसे कि एक तो है शोयोक ब्रिज। ठीक है, एक तो शोयोक ब्रिज बनाया है इन्होंने लद्दाख में, और एक बनाया है ब्रिज इंपॉर्टेंट है सियोम ब्रिज। आपको सियोम ब्रिज कहाँ पे लग रहा है? कहाँ पे होगा सियोम ब्रिज? सियोम ब्रिज है हमारा कहाँ पे? अरुणाचल में। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस के नाम याद रखना, शोयोक ब्रिज कहाँ पे? लद्दाख में, और सियोम ब्रिज कहाँ पे? अरुणाचल में। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्या बताना है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में, ये किससे डोमिनेटेड होती है? वेट पैडी कल्टीवेशन से डोमिनेटेड होती है। तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं? ठीक है, तो उसके हमारे क्या क्या फीचर्स हैं? सबसे पहले बोल रहे हैं वहाँ पे मैन्योर का यूज़ किया जाता है फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बिल्कुल भाई किया जाता है। बोल रहे हैं लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। याद रखना, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्या होती है? लेबर की प्रोडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि स्मॉल फील्ड्स होते हैं।
याद रखना यहाँ पे स्मॉल फील्ड्स होते हैं और ज़्यादा काम करने वाले वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वर्किंग पीपल ज़्यादा होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो और बोल रहे लार्ज स्केल मशीन, नहीं, लोग ज़्यादा, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, मशीनरी का यूज़ कम होता है, लार्ज स्केल यूज़ नहीं होता मशीनरी का। फिर हाई इल्ड पर यूनिट एरिया इल्ड ज़्यादा होती है, लेकिन अगर पर्सन की प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है क्या करेक्ट पेयर बताना है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है और सेकंड एंड थर्ड जो है इसके बारे में रॉन्ग दे रखे हैं, ठीक है। मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है, जो भी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स होते हैं ना मानसून एशिया के, मेनली वहाँ पे इस टाइप की वो पाई जाती हैं, ठीक है, मानसून एशिया में इस टाइप की वो पाई जाती है, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर पाई जाती है, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये भी है ना, जो ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है ना, ये भी दो पार्ट्स में बटी हुई होती है, दो पार्ट्स में बटी हुई होती है, मतलब दो पार्ट्स में ये कि एक तो होती है जहाँ पे वेट पैडी से डोमिनेटेड होती है, वेट पैडी से डोमिनेटेड एग्रीकल्चर होती है, और एक होती है जो अदर्स, मतलब जहाँ पे वेट पैडी के अलावा कुछ क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये कि मतलब क्या क्या है, और तो सारी चीज़ लगभग सेम ही है। यील्ड पर यूनिट एरिया ज़्यादा होती है, लेबर प्रोडक्टिविटी कम होती है, फर्टिलिटी के लिए मैन्योर का यूज़ किया जाता है, लिमिटेड मशीनरी यूज़ किया जाती है, लैंड का इंटेंसिव यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम फैमिली लेबर का यूज़ किया जाता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है क्योंकि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। सारी चीज़ें ये इसलिए है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको देख रहे हो पीडीएफ दिख रही होगी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की, जो पिंक वाला रीजन आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे मेनली राइस वगैरह उगाया जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, और जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे क्या उगाए जाते हैं, पोटैटोज उगाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेनली कहाँ पे, मानसून एशिया में जो राइस वाला है, इंडिया वाला रीजन जो है वो राइस वाला रीजन है, याद रखना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ पे राइस की जाती है, और कुछ एरियाज़ में किसकी की जाती है, पोटैटो की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये मैप भी आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए, इस इमेज से भी आप समझ सकते हो, ठीक है, मतलब ऐसे तो फनी इमेज है, लेकिन यह कर सकते हो कि भाई छोटा सा फार्म है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत श्री डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत श्री का मेन पर्पस क्या है, देखो भारत श्री की अगर आपको फुल फॉर्म पता है ना, तो आपको इसका पर्पस भी पता चल जाएगा। भारत श्री की फुल फॉर्म क्या है, शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो ये देखो, अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता है तो भी आप कर लोगे। तो शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन है, तो मेनली इंस्क्रिप्शन के लिए ही होगा ना, तो डिजिटाइजेशन ऑफ उसके लिए है, किसके लिए, डिजिटाइजेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस के लिए मेनली ये स्कीम है, ताकि हम 1 लाख एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को फर्स्ट फेज में डिजिटाइज कर दें, ठीक है। इसमें मेन टारगेट क्या है, डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम बनाने का मेन है, ठीक है। ये तो है भारत श्री। एक और ध्यान रखना, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये तो है भारत श्री, आपने नाम सुना होगा पीएम श्री, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ये पीएम श्री कौन सी योजना है, ठीक है। ये पीएम श्री किसके लिए, ये तो भारत श्री है। भारत श्री और पीएम श्री दोनों में डिफरेंस मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, ठीक है। मेरे को सर्च करके ये बताओ पीएम श्री कौन सी योजना है। ये तो भारत श्री होगी, मैंने बता दी इंस्क्रिप्शन के रिपोजिटरी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आंसर हो गया ए। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें बोलता है पेस्टोरल नोमैडिज्म जो प्रैक्टिस होती है डिफरेंट रीजन्स, फॉलोइंग रीजन्स में कहाँ पे फॉलो होती है। बोले पेस्टोरल नोमैडिज्म कहाँ पे फॉलो होती है। देखो पेस्टोरल नोमैडिज्म का दूसरा नाम है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग भी इसका नाम है, और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी भी इसको बोलते हैं। पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे हर्डर्स जो है एनिमल्स पे रिलाई करते हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सब चीज़ों के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ताकि क्वालिटी या अमाउंट ऑफ पास्चर्स मतलब वो हो जाएं। इनको ट्रांस ह्यूमन भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, ट्रांस ह्यूमन भी बोला जाता है। ट्रांस ह्यूमन भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये विंटर में तो जो है नीचे आ जाते हैं और समर में फिर पहाड़ों में ऊपर चले जाते हैं, इसलिए इनको ट्रांस ह्यूमन बोला जाता है। इनका नंबर अभी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालयस में भी पाए जाते हैं, टुंड्राज में भी पाए जाते हैं, अटलांटिक सॉरी
ठीक है, तो अटलांटिक शोर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका में भी पाया जाता है और आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर में भी पाया जाता है। ठीक है, इन सारी जगह पे पेस्टोरल नोमैडिज्म पाया जाता है। ठीक है, आपने हिमालयाज़ में गद्दीज सुनी होगी, गद्दीज आपने ट्राइब सुनी होगी, वो भी ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी करती है। तो ये सारे नाम एक ही के हैं, याद रखना। 26 आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें किसके बारे में बताना है, बोल रहे हैं माइग्रेशन के पुल फैक्टर्स क्या हैं। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब जो अपनी तरफ खींचते हैं। अट्रैक्टिव फैक्टर्स क्या है माइग्रेशन के। नेचुरल डिजास्टर, मान लो कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आया तो क्या ये पुल फैक्टर है, क्या हमें जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आया होगा क्या हम वहाँ जाना पसंद करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो पुश फैक्टर है। सेकंड बोल रहे हैं हाई वेजेस, अगर कहीं पे हमें ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो वहाँ जाना पसंद करेंगे, बिल्कुल ये पुल फैक्टर है। प्लेजेंट क्लाइमेट, बिल्कुल ये भी पुल फैक्टर है। पॉलिटिकल टर्मोइल, देखो जहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल होगा वहाँ भी हम जाना पसंद नहीं करेंगे, तो ये भी बिल्कुल पुल फैक्टर नहीं, ये पुश फैक्टर है। तो हमें क्या बताने, पुल फैक्टर्स बताने। तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो हमारे क्या है, पुल फैक्टर हैं, और जो हमारे फर्स्ट एंड फोर्थ हैं वो हमारे क्या हैं, पुश फैक्टर्स हैं। ठीक है, पुश फैक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारे कौन से पुश फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 हमें क्या बोलता है, कौन सा वाटरवे कहाँ पे जाता है, कौन सी रिवर कहाँ जाके ड्रेन होती है। राइन रिवर, काफ़ी बार मैं शायद आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने पिछली टेस्ट सीरीज़ देखी होगी। और देखो, अगर आपको किसी भी सीरीज़ का हमारे अच्छे से फ़ायदा उठाना है तो आप एक काम करना, इस साल की तो आप कर ही रहे हो, साथ में पिछले साल की जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है ना, जो जैसे कि जो भी ज्योग्राफी के टेस्ट करवाए वो भी साथ साथ में कर लेना, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, आपके मान लो कि आप फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी से ही आपके जो है मतलब आप 50 करो तो 50 आप वही लेक्चर, मान लो फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो वही लेक्चर आप पिछले साल का भी देख लो, ताकि आपके टोटल 100 क्वेश्चन ऐसे हो जाएँ। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप पीछे वाला भी जाके देख लिया करो। अगर मान लो लेक्चर्स लेट आते हैं तो आप एक काम करो, पीछे वाले देख लो, बहुत सारी चीज़ तो स्टैटिक ही हैं, हर लेक्चर में बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं। आप ये मत सोचो पिछली बार ज्योग्राफी में कुछ अलग पढ़ाया था, अब हाँ कुछ एक आधे क्वेश्चंस करंट के अलग हो सकते हैं, लेकिन लगभग जो कंटेंट है वो तो सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ये है राइन, राइन रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, कहाँ पे ड्रेन करती है राइन रिवर। ठीक है, तो राइन रिवर तो नॉर्थ सी में ड्रेन करती है, बिल्कुल भाई वहीं पे ड्रेन करती है। सेकंड बोले वोल्गा, वोल्गा वाटरवे, देखो वोल्गा रिवर आप सभी को पता है कहाँ पे, ब्लैक सी में ड्रेन नहीं करती है, कहाँ पे ड्रेन करती है, कैस्पियन सी में ड्रेन करती है, कहाँ पे कैस्पियन सी में ड्रेन करती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है मिसिसिपी ओहियो वाटरवे, ये कहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करता है। एक फेमस रिवर है डेनुबे, वो ब्लैक सी में वो ड्रेन करते हैं, कौन सी, डेनुबे रिवर। ठीक है, डेनुबे रिवर, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे ड्रेन करती है तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि पूछा क्या था, करेक्टली मैच्ड पूछा था भाई। ठीक है, ये जरूर देख लेना। 28 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यक्षगान के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो मेनली तमिलनाडु में पॉपुलर है, जो मेनली कहाँ पे पॉपुलर, तमिलनाडु में। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये कर्नाटका, साउदर्न कर्नाटका और नॉर्दर्न केरला में मतलब प्रेवलेंट है, ना कि तमिलनाडु में। तो पहला स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं कि ये टेम्पल आर्ट फॉर्म है जो मेनली माइथोलॉजिकल स्टोरीज को उठाते हैं पुराण से, बिल्कुल भाई वहाँ से डिपिक्ट किया जाता है, टेम्पल आर्ट फॉर्म है। थर्ड है लार्ज साइज के हेड गियर, कलर्ड फेसेस, इलेबरेट कॉस्ट्यूम्स, ये कॉमन फीचर हैं इनके डांस के, बिल्कुल ये इनके डांस के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और यहाँ पे कुछ परक्यूशन जो इंस्ट्रूमेंट है उनका भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि चेंदा, ठीक है, चेंदा, मडलम, जगाता, ठीक है, चट्ट, क्या क्या बोलूँ मैं यार इसको, इल्लथलम, ठीक है, इल्लाथलम, जो भी है, ये सारे इस टाइप के प्रिकॉशन इंस्ट्रूमेंट्स का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, विजयनगर अंपायर में मेनली ये जो यक्षगान था ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। एक कम्युनिटी थी जकुलावारू, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये करंट अफेयर्स में आया था। ठीक है, जकुलावारू एक कम्युनिटी थी जो मेनली विजयनगर अंपायर पे ये डांस करती थी यक्षगान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विजयनगर अंपायर में ये डांस काफ़ी ज़्यादा फेमस था। जकुलावारू एक टाइप की कम्युनिटी थी जो वहाँ पे ये डांस करती थी। ठीक है, तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा बी। ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट होगी, तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, लिग्नाइट के बारे में बताना है। किसके बारे में, लिग्नाइट के बारे में। देख लेते हैं भाई, बोल रहे हैं लिग्नाइट एक हाई ग्रेड कोल है जिसमें मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम होता है। तो आप सभी को पता होगा लिग्नाइट बहुत ही गंदी मतलब वैसी क्वालिटी का कोल होता है, लो क्वालिटी का कोल होता है। उसके ऊपर आता है बिटुमिनस, उसके ऊपर आता है एंथ्रासाइट, ठीक है। तो ये लो क्वालिटी का होता है, तो हाई ग्रेड का तो नहीं होता है, ठीक है। क्वालिटी मैंने बता दिया, एंथ्रासाइट हाई ग्रेड का कोल होता है। सेकंड है 90% डिपॉजिट जो तमिलनाडु में है वो लिग्नाइट के पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये स्टेटमेंट सही है। लिग्नाइट जो है मेनली कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में। अप्रोक्स 90% डिपॉजिट इसके तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी क्या इसमें मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है, नहीं, इसमें मॉइस्चर का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी हीटिंग वैल्यू कम है, याद रखना, हीटिंग वैल्यू इसकी कम है, मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा है। कार्बन का कंटेंट सबसे कम है, कार्बन का कंटेंट सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट एंथ्रासाइड में पाया जाता है, 86 से लेकर 98% तक, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गए हमारे। और एंथ्रासाइड कोल मेनली कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 30 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। केन्या के बारे में बताना है भाई, देख लेते हैं केन्या के बारे में, मसाई ट्राइब के बारे में। सबसे पहले है भाई हमारा कि जो मसाई ट्राइब है वो एक नोमैडिक ट्राइब है जो हर्ड्स में घूमते हैं कैटल लेके ईस्टर्न अफ्रीका में, बिल्कुल भाई। ये जिन कैटल को रियर करते हैं उनका नाम है जेबू कैटल, जिनके पास हम्प होते हैं, लॉन्ग हॉर्न्स होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये सर्कुलर हट में रहते हैं जो स्टिक्स, बुशेस और मड से बनाए जाते हैं, बिल्कुल। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी मसाई ट्राइब के बारे में बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाता है डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, पाम ऑयल के बारे में बताना है। सबसे पहले है आंध्र प्रदेश जो है लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई कि आंध्र प्रदेश, भाई ये सी कहाँ लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल लार्जेस्ट पाम प्रोड्यूसिंग रीजन है। अप्रोक्स 83% जो पाम का प्रोडक्शन है इंडिया में वो आंध्र प्रदेश में होता है। सेकंड बोल रहे हैं इंडिया इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, इंडिया वर्ल्ड मतलब इंपोर्टर है। कम पाम ऑयल होता है, हम वर्ल्ड से मंगाते हैं। वर्ल्ड में भी कहाँ से, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, ठीक है, मेनली यहाँ से मेनली वो मंगाया जाता है हमारा पाम ऑयल, ठीक है। तो ये है, हम मंगाते कहाँ पे, वर्ल्ड में इन कंट्रीज से मंगाते हैं। लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया पाम ऑयल का वर्ल्ड में, और आंध्र प्रदेश इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो इनडायरेक्टली हमारा आंसर पहले ही लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया सी, ठीक है। तो और एक और चीज़ क्या है इसके बारे में कि भाई जो पाम ऑयल है ना, और क्या है गाइज, ये जो पाम ऑयल है ना ये मोस्ट कंज्यूम्ड मतलब वेजिटेबल ऑयल है वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कंजप्शन इसी का होता है। वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें तो मोस्ट कंज्यूम्ड है ये, ठीक है। अगर इसको बात करें तो ये कौन सा मोस्ट कंज्यूम्ड है, वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे हैं कि ये जो हमें दे रखी है एज, सेक्स, पॉपुलेशन का पिरामिड, इसमें से कौन सी कंट्री का ये पिरामिड है। देखो भाई ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये किसका पिरामिड दिख रहा है। ये सबसे पहले तो ये आपका कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है। किसका है, ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है, क्योंकि क्या है नीचे बेल शेप, नीचे से आपको बेल शेप दिख रहा है और ऊपर से टेपर्ड टॉप है, ठीक है, टेपर्ड टॉप है और बेल शेप्ड है ये। तो ये मतलब लगभग कांस्टेंट पॉपुलेशन वाला वो है, ठीक है, कांस्टेंट पॉपुलेशन रहेगी इसमें, ठीक है। तो ये मेनली ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का। तो क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 33 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है मिनरल और जनरली वो किस फॉर्म में कहाँ पे मतलब मिलता है। बोल रहे हैं सबसे पहले है कॉपर। कॉपर कहाँ पे मिलता है, वेन्स एंड लोड्स में मिलता है, बिल्कुल भाई। कोल कहाँ पे मिलता है, सेडिमेंट्री मटेरियल में मिलता है। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है, वेदर्ड मटेरियल में मिलता है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं और करेक्ट बतानी है, करेक्ट ही बतानी है। तो करेक्ट तो क्या, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, यहीं पे मिलते हैं ये मेजर चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, हमें बताना है जनरल डेमोग्राफी के बारे में। किसके बारे में, जनरल डेमोग्राफी के बारे में।
सबसे पहले है इन इंडिया दिस सेक्स रेशियो कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। आप सभी को पता है कि भाई सेक्स रेशियो सी को बोलते हैं इंडिया में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है इंडिया में लिटरेसी रेट डिनोट करता है कि जो 5 से ऊपर की एज की पॉपुलेशन जो पढ़ सकती है, लिख सकती है और समझ सकती है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। 7 साल से ऊपर की पॉपुलेशन, कौन सी 7 साल से ऊपर की पॉपुलेशन जो पढ़ सकती है, लिख सकती है, 5 साल से ऊपर की नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा हमसे पूछा क्या, करेक्ट ही पूछा है, तो हमारी आंसर क्या हो गया, ए, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, तो आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कुछ रीजंस के बारे में। बहुत फेमस पोर्ट है, अब न्यूज़ में भी रहता है, यूक्रेन में ही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। रशिया ने यहाँ पे अटैक भी किया है और याद रखना ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, उड़ीसा, तो बिल्कुल सही है, ये यूक्रेन में ही है। सेकंड है माउंट असो, माउंट असो बोल रहे हैं फिलीपाइंस में, बिल्कुल गलत, अभी इसका इरप्शन हुआ था, ये फिलीपाइंस में नहीं है, ये कहाँ पे है, जापान में है, ठीक है, ध्यान रखना, ये माउंट असो कहाँ पे है, जापान में है। थर्ड है निकोशिया, निकोशिया किसकी कैपिटल है, साइप्रस की कैपिटल है, तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, ये सही दे रखे, निकोशिया साइप्रस की कैपिटल है। इसको लेफ्कोसिया भी बोलते हैं, याद रखना, अगर कभी आ जाए कि लेफ्कोसिया कहाँ पे है, लेफ्कोसिया भी इसी यही है, ठीक है। तो इसके नए प्रेसिडेंट भी बने हैं अभी, निकोस क्रिस्टो डाउलिडेस समथिंग, ठीक है, तो ये इसके नए वो भी बने हैं, क्या प्रेसिडेंट भी बने हैं, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर क्या हो गया, पूछा हमसे क्या, करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, ठीक है। करेक्टली मैच्ड पेयर तो फर्स्ट एंड थर्ड तो करेक्टली मैच्ड है और सेकंड नहीं है, तो 2 पेयर करेक्टली मैच्ड है, एक नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या भाई निशान लगा हुआ है पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, साइट फंड के बारे में बताना है। देखो साइट फंड के बारे में क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले साइट फंड न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये किससे एसोसिएटेड है, सबसे पहले तो जो आंसर लगा हुआ था बिल्कुल सही था कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से ये एसोसिएटेड है। क्यों एसोसिएटेड है साइट फंड, अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे ना, तो जैसे कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन फंड, ठीक है, ये है इसकी फुल फॉर्म, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन फंड। किसका सब कंपोनेंट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का सब कंपोनेंट है, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का सब कंपोनेंट है। ये कब लॉन्च की गई थी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये इस मिशन में जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बनाने हैं ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको फंड करेगा मेनली, कौन सा फंड, साइट फंड, ठीक है, तो ये उसके लिए बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है कौन सी ट्राइब्स जो है वो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी करती हैं। आज ही हमने देखा है ट्रांस ह्यूमन किसको बोलते हैं, मैंने बताया था गद्दीज जो हैं वो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी करती है, मैंने पहले बताया था हिमाचल प्रदेश में गद्दीज करती हैं क्या ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी। और कौन कौन सी जो हमारी ये हैं ट्राइब जो है वो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी करती हैं, तो हमारी बकरवाल भी करती हैं, गद्दीज भी करती हैं, भोटियाज ट्राइब भी करती हैं, लेकिन ये टोडाज नहीं करती हैं। टोडाज कहाँ पे पाई जाती है, टोडा ट्राइब ये पाई जाती है मेनली नीलगिरीज में, कहाँ पे पाई जाती है, टोडास ट्राइब पाई जाती है मेनली नीलगिरीज में, ये नहीं करती हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। और मेनली क्योंकि जो ये ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी ना मेनली हिमालयज में होती है, ठीक है, तो ये साउदर्न इंडिया में नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई और फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है। तो ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी कौन से करते हैं, तो आंसर आ गया हमारा ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो डेट्रॉइट क्यों फेमस है, क्या कॉमन है चेन्नई और डेट्रॉइट में, जो चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। तो डेट्रॉइट सबसे पहले तो ये सिटी कहाँ पे है, यूएसए में, आप सभी को पता होगा ये सिटी कहाँ पे है, यूएसए में है। और मेनली ये किस लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। मेजर 3 कंपनियां मेनली जो ऑटोमेकर्स है ना यूएसए की, वो मेजर 3 कंपनियां यहीं पे है, जनरल मोटर्स हो गई, फोर्ड मोटर कंपनी होगी, सीएस कंपनी होगी जो है ये ऑटोमेकर्स की। तो ये बिग 3 कंपनी मेनली डेट्रॉइट एरिया में है यूएसए के, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया का चेन्नई जो रीजन है ना वो भी इसलिए फेमस है, इंडिया की 1/3 जो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो चेन्नई में बेस है, जैसे कि फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान, ये इनके हेडक्वार्टर मेनली चेन्नई में ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मोर देन 35% जो कंपोनेंट पार्ट है ना ऑटोमोबाइल के वो चेन्नई में ही बनते हैं, ठीक है। और 60% के अप्रोक्स जो कंट्री के जो ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट्स हैं वो चेन्नई से ही होते हैं, तो इसीलिए मतलब चेन्नई को भी क्या बोला जाता है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, इसलिए इसको चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है नॉर्थ से साउथ में जाना है और डैम्स को बताना है। देखो सबसे पहले नागार्जुन सागर डैम, जो नागार्जुन सागर डैम है ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के ऊपर है,
ठीक है, सबसे पहले तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। फिर है हमारा मैटूर डैम, जो मैटूर डैम है ये तमिलनाडु में है और किस रिवर के ऊपर है, कावेरी रिवर के ऊपर है, ठीक है। फिर है हमारा टिहरी डैम, टिहरी आप सभी को पता है कहाँ पे है, उत्तराखंड में है और भागीरथी रिवर के ऊपर है। कौन सी, भागीरथी रिवर के ऊपर है। फिर है हमारा गांधी सागर डैम, आप सभी को पता है ये एमपी में है और किसके रिवर के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर है, चंबल रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो अब है ना, आप स्टेट्स देख के भी निशान लगा सकते हो। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। सबसे पहले आएगा उत्तराखंड, फिर आएगा हमारा गांधी सागर, फिर आएगा हमारा नागार्जुन सागर जो आंध्रा में है, और फिर आएगा हमारा तमिलनाडु वाला मैटूर डैम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप ये डैम्स कहाँ पे हैं, अगर आपने स्टेट का भी पता लगा लिया और रिवर का तो आपको पता होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या बोलता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस रीजन में प्रैक्टिस होती है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले मिल्पा बोल रहे हैं, इंडोनेशिया में प्रैक्टिस होती है मिल्पा, आप सभी को पता होना चाहिए। जो मिल्पा है ना वो कहाँ पे होती है। फिर लद्दाख दे रखी है, लद्दाख मेनली कहाँ पे होती है, इंडोनेशिया में होती है। देखो सबसे पहले तो लद्दाख का पता होना चाहिए, इंडोनेशिया में होती है, ठीक है। और जो मिल्पा है ये सेंट्रल अमेरिका या फिर आप मैक्सिको की बात कर सकते हो, वहाँ पे मेनली होती है मिल्पा, मैक्सिको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, मैक्सिको में होती है। फिर है झूमिंग, झूमिंग आप सभी को पता है कहाँ पे होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। और तोंग, ये तनोंग कहाँ पे होती है, ये होती है म्यांमार में, तोंगिया या जो भी है ये कहाँ पे बोला जाता है, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इस नाम से बोला जाता है। तो श्रीलंका में किस नाम से बोला जाता है, श्रीलंका में चिन्ना नाम से बोला जाता है। किस नाम से, चिन्ना, CHENA, चिन्ना नाम से बोला जाता है, ठीक है। एक याद रखना, फिलीपाइंस में भी एक अलग नाम से बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। फिलीपाइंस में किस नाम से बोला जाता है, कैगिन, CAIGIN, कैगिन नाम से ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसमें फिलीपाइंस को कैगिन नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फेमस हैं। तो हमें बताने हैं क्या, हमें बताने हैं करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है। तो देखो एक ही पेयर हमारा करेक्ट है और सारे तो रॉन्ग है, तो हमारा एक ही पेयर करेक्ट है इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, पोर्ट के बारे में बोल रखा है और उस पोर्ट की कुछ डेफिनेशंस दे रखे हैं। बोल रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, मेल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर बॉडीज़ में शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करते हैं, मेनली पेयर्स में लोकेटेड होते हैं, एक दूसरे को फेस करते हुए होते हैं। तो उन पोर्ट्स का नाम बताना है जो मतलब मान लो कि एक यहाँ पे पोर्ट है, एक यहाँ पे पोर्ट है, दोनों आपस में मतलब ऐसे ये मेनली होते हैं, ठीक है। पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेल्स के लिए होते हैं ये, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको कौन से पोर्ट बोला जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है पैकेट स्टेशन। जो लास्ट वाला दे रखा है ना आपको, पैकेट स्टेशन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, पैकेट स्टेशन बोला जाता है, ठीक है। पैकेट स्टेशन इनको बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। पैकेट स्टेशन या फिर इनको फेरी पोर्ट्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इनका फेरी पोर्ट्स, ठीक है। इनको फेरी पोर्ट्स भी बोला जाता है। जैसे कि आपको याद होगा, एक तो डोवर पोर्ट है इंग्लैंड में और एक है कैलेरिस फ्रांस में, एक है कैलेरिस फ्रांस में। तो ये दोनों पोर्ट्स पैकेट स्टेशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। डोवर पोर्ट कैलेरिस के लिए और कैलेरिस डोवर पोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये पैकेट स्टेशन है, ये फेरी पोर्ट्स हैं, ठीक है। 3 पोर्ट्स हमें और भी दे रखे हैं। एक तो एंट्री पोर्ट, एंट्री पोर्ट नाम से ही आपको पता चल रहा है ये कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे गुड्स को लाया जाता है डिफरेंट कंट्री से एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कि सिंगापुर हो गया, ठीक है, जैसे सिंगापुर हो गया, एंट्री पोर्ट है। फिर है पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होते हैं, जहाँ पे शिप एंकर होते हैं रिफ्यूलिंग, वाटरिंग, फूड वगैरह के लिए, उसको बोलते हैं। जैसे कि एडन हो गया, होनालुलु हो गया, सिंगापुर पोर्ट हो गया, ठीक है, ये इसमें भी आता है, ठीक है। तो ये होते हैं पोर्ट ऑफ कॉल, ठीक है, जैसे कि मतलब एडन पोर्ट हो गया। फिर आगे हमारे आउटपोर्ट्स। आउटपोर्ट्स क्या होते हैं, ये डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं जो मतलब एक्चुअल पोर्ट से थोड़े बाहर बनाए जाते हैं ताकि ये पेरेंट पोर्ट को थोड़ा सपोर्ट कर सकें। मतलब जो शिप, मतलब मान लो कि कुछ पोर्ट्स पे जो शिप नहीं आ सकती, ये उनको मतलब वो कर लेंगे, ठीक है। जो लार्ज शिप को नहीं वो कर सकते तो उसके लिए एक पोर्ट के बाहर आउटपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्रीस में पायरेस बनाया गया है, ठीक है, ग्रीस में ऐसा एक आउटपोर्ट बनाया गया है। तो ये होते हैं आउटपोर्ट्स। तो ये तीनों की डेफिनेशन अलग है और पैकेट स्टेशन अलग होते हैं, जो फेरी पोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। रिसेंटली ये जो क्या नाम लेते हैं, अगस्त्य कुंदम ऑब्जर्वेटरी न्यूज़ में है, ये कहाँ पे है, क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे होगी ये, कहाँ पे, केरला में है। कहाँ पे है ये, केरला में। ये एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। इसको ओन एंड ऑपरेट कौन करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। कौन करता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसको ऑपरेट करता है, केरला में ये ऑब्जर्वेटरी है। क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं 44 पे। हमें बताना है ये सारे चीज़ क्या हैं,
क्या दे रखे हैं, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुजरात रीजन, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ रीजन, छोटा नागपुर रीजन, हुगली रीजन, ठीक है, विशाखापट्टनम गुंटूर रीजन, ये है बेंगलोर वाला रीजन, और है कोल्लम त्रिवेंद्रपुरम का रीजन। ये सारे क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 हमें क्या बोलता है, रीजन और वहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, रीजन और वहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है। सबसे पहले है मलेशिया, मलेशिया में पाए जाते हैं ओरांग असली, बिल्कुल भाई पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन, वहाँ पे पाई जाती है इंडियन नाम की ट्राइब, बिल्कुल। और फिर है कोंगो बेसिन, वहाँ पे पाए जाते हैं पिग्मीज, ये भी बिल्कुल सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही दे रखे हैं, करेक्टली मैच्ड बताना है भाई, तीनों ही सही है। तो आंसर हमारा क्या हो गया ए, ठीक है, बिल्कुल आसान सा था भाई। कौन सी ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है, ये सारी ही सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल के बारे में बताना है। वेट लूजिंग रॉ मटेरियल इंडस्ट्री कौन सी है। सबसे पहले है कॉटन टेक्सटाइल, बिल्कुल भी नहीं, कॉटन टेक्सटाइल बिल्कुल भी लूज नहीं करती है वेट को। आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है ये वेट लूजिंग है। शुगर इंडस्ट्री भी वेट लूजिंग है। कंप्यूटर चिप बिल्कुल भी वेट लूजिंग नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं है, और हमारी मतलब सेकंड एंड थर्ड जो है वो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल है। तो आंसर हमारा क्या हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई इसमें मंत्र नहीं पढ़ने थे आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। किसी भी जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज किस किस कारण से होती है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दोगे तो बिल्कुल भाई वहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी। फर्टाइल सोइल होगी वहाँ पे भी बढ़ेगी। ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन मतलब पॉपुलेशन का बाहर जाना, यहाँ से तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है ए, ठीक है। तो 47 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 48 पे। 48 हमें क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेशन स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम शेयर ऑफ माइग्रेंट्स इन इंट्रा स्टेट माइग्रेशन। बोल रहे हैं कि इंट्रा स्टेट माइग्रेशन सबसे ज़्यादा किन का हुआ है, मतलब कहाँ पे हुआ है। इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर, मान लो कि हरियाणा है, हरियाणा के अंदर माइग्रेशन किसका सबसे ज़्यादा हुआ है, या फिर ये पूरे इंडिया की बात है, ठीक है। जैसे कि यूपी है, यूपी के अंदर माइग्रेशन किन लोगों का ज़्यादा हुआ, रूरल टू रूरल हुआ है, रूरल टू अर्बन हुआ है मेल, या फिर रूरल टू रूरल फीमेल। तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो किसका हुआ है, रूरल टू रूरल फीमेल का, ठीक है। किसका हुआ है, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है रूरल टू रूरल फीमेल का, ठीक है। 1 सेकेंड, वन सेकेंड गाइज, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका हुआ है, रूरल टू रूरल फीमेल का माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 48 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 हमें क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। आप सभी को पता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, एशिया की है, 144 है। उसके बाद किसकी है, अफ्रीका की है, ठीक है। उसके बाद किसकी है, यूरोप की है, ठीक है। उसके बाद किसकी है, लेटिन अमेरिका की है, किसकी है, लेटिन अमेरिका की है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की है, और उसके बाद है ओशिनिया की, ठीक है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मैंने बताया। तो एशिया की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अफ्रीका की है, फिर यूरोप की है, फिर लेटिन अमेरिका की है, फिर नॉर्थ अमेरिका की। तो 1 2 3 ये हमें डायरेक्ट किस में दे रखे हैं, सीक्वेंस में ही दे रखे हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया बी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बताना है कि कौन अर्बनेशन को सबसे ज़्यादा बेस्ट डिस्क्राइब कौन सा करता है। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है। अब अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होगा ना भाई, मैं आपको क्या ही बोलूँगी, ठीक है, कुछ नहीं बोलूँगी भाई। आपका क्या कर सकते हो आप खुद को नहीं संभाल सकते हो। तो कौन अर्बनेशन क्या होता है, कोर अर्बनेशन होता है जब लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बनता है सेपरेट टाउन्स को जोड़ने से, ठीक है। जो ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटी थे उसको मर्ज करके एक बड़ा लार्ज अर्बन एरिया डेवलपमेंट जब किया जाता है उसको बोलते हैं कोन अर्बनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आंसर हो जाता है सी, ठीक है। तो आंसर हो गया सी। तो इसी नोट पे आज हमारे टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई ये वीडियो बनाने में जो मेहनत हुई ना मेरी, पूछो मत। ये कम से कम 4 से 5 बार ये वीडियो बनी है और उसके बाद ये डिलीट हुई है भाई। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा प्यार देना, ठीक है। और चलिए फिर इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आते हैं आपके साथ, ठीक है। तो जितने भी आपके मार्क्स हों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।